हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, अधिगम। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे अधिगम लर्निंग, ठीक है ना। अधिगम में दोस्तों हम पढ़ेंगे एक अधिगम, फिर अधिगम का स्थानांतरण पढ़ेंगे, ठीक है ना, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। तो आज हम लोग 2 से 3 टॉपिक जो है कि अधिगम में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है कि चैप्टर अधिगम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का है क्या, अधिगम, ठीक है। अधिगम दोस्तों इंग्लिश में इसको कहते हैं लर्निंग, ठीक है ना। अधिगम मतलब लर्निंग, मतलब दोस्तों क्या, सीखना। लर्निंग मतलब दोस्तों सीखना, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे सीखना कैसे है, ठीक है। तो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों सिचुएशन से सीखता है, ठीक है ना। क्या करता है, व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है, अर्थात सिचुएशन से, ठीक है। वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक, बिहेवियर ऑफ चेंज। तो यही सीखना है, ठीक। कहने का मतलब है दोस्तों, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक सिचुएशन से क्या करता है, सीखता है, ठीक है। सीखने के बाद क्या करता है, अपने व्यवहार अपने बिहेवियर में क्या करता है, चेंज करता है। तो उसी को कहते हैं सीखना, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत जो है अस्थायी परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है, ठीक है ना। क्या है, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में क्या करना, अपेक्षाकृत जो है कि अस्थायी परिवर्तन लाना ही सीखना है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों अभी परिस्थिति है कि हमको क्या करना है, सीटेट जो है पास करना है, ठीक है ना। अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है। तो कोई भी अगर यह यूपीपी का तैयारी कर रहा होगा, या तो एसएससी जीडी का, या तो एचटीटी का, या तो रीट का, तभी उसके सामने क्या है, सीटेट निकालना है। तो क्या किया, वह परिस्थिति के अनुसार क्या कर दिया, अपने व्यवहार में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसी चेंज को क्या कहते हैं, सीखना, ठीक है ना। और दोस्तों जब कोई जो है चीज़, आदमी जो अपनी परिस्थिति से जो है कि चेंज होकर अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है, तो उसी से क्या करता है, चीज़ सीखता है। तो जैसे आप लोग अब सीटेट के लिए अपने लिए आए होंगे, तो सीटेट में आप सीडीपी पढ़ेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्थात कहने का एक ही मतलब है दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में क्या कर देना, अपेक्षाकृत परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है, ठीक है। अब दोस्तों अब बात आती है कि लर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना। क्या है ये दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना। जो लर्निंग प्रोसेस में है दोस्तों कि अधिगम जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। अधिगम मतलब सीखना। सीखना क्या है दोस्तों, जन्म से लेकर क्या है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है ना, और जब तक मर नहीं जाता तब तक क्या करता है, वह सीखता रहता है। जैसे आप लोग भी होंगे, जब छोटे रहे होंगे तो 3 में पढ़ रहे होंगे, 4 में, तो आप सीख रहे होंगे। फिर बड़े हुए तो कुछ और सीखें, फिर बड़े हुए तो कुछ और सीखें। धीरे धीरे आपका क्या हुआ, सीखने की गति हमेशा बढ़ती चली गई। अर्थात आदमी जब छोटा रहता है तो छोटे से लेकर जब तक मर नहीं जाता तब तक क्या करता है, वह सीखता रहता है अपने जीवन में, ठीक है। तो कहने का एक ही मतलब है दोस्तों, अधिगम जो होता है सीखना, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है कि सीखना क्या है, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। अर्थात अनुकूलन मतलब दोस्तों कहने का मतलब, जब हम लोग जीन पियाजे पढ़ रहे थे तो हम उसमें बताए थे कि अनुकूलन मतलब अपने जो है कि वातावरण में जो है, अपने वातावरण के अनुसार अपने क्या करना है, व्यवहार में जो है परिवर्तन ला देना ही अनुकूलन है, अर्थात सीखना है, ठीक है। तो क्या करना दोस्तों, सीखना एक अनुकूलन मतलब अपने व्यवहार मतलब वातावरण के अनुसार अपने क्या करना, व्यवहार में जो है चेंज ला देना, क्या है, सीखना है, अर्थात प्रक्रिया। जैसे दोस्तों अभी भी सीटेट की जो है कि क्या चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो अपने व्यवहार में आप लोग लाकर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या तो कोई रीट की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपने व्यवहार में क्या कर दिया, चेंज ला दिया। अर्थात कोई सीटेट पहले से पास था, तब वह क्या किया, रीट में आ गया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, वातावरण के अनुसार चेंज कर दिया ना, कि अभी मेरा रीट चल रहा है दोस्तों, फिर रीट आने के बाद
पास होने के बाद हमें मेंस में बैठना होगा, तो वातावरण के अनुसार क्या कर दिया, वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार में दोस्तों क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो वही दोस्तों अपने वातावरण के अनुसार अपने क्या करना, चेंज कर देना, अपने व्यवहार को अनुकूलन कहलाता है। तो कहने का एक ही दोस्त है कि सीखना जो होता है वह अनुकूलन की प्रक्रिया है, अर्थात व्यवहार में चेंज लाने की प्रक्रिया है। ठीक, फिर दोस्तों आता है कि सीखना जो है सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल कहने का मतलब दोस्तों सीखना यूनिवर्सल है, कि दोस्तों सीखना यूनिवर्सल इसलिए है कि दोस्तों कहीं भी आप कहीं भी सीख सकते हैं, किसी भी स्थान कहीं पर भी आप लोग क्या करते हैं, सीख सकते हैं किसी माहौल में। तो सीखना क्या हुआ, एक सार्वभौमिक जो है कि प्रक्रिया अर्थात यूनिवर्सल है। ठीक है ना। सीखना दोस्तों क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है ना। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, तो कह सकते हैं दोस्तों कहने का मतलब जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अपने व्यवहार में क्या करते हैं, चेंज ला देते हैं। जैसे आज आप लोग क्या कर रहे हैं, अधिगम सीखना पढ़ रहे हैं। जब सीखना आप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो सीखने के बाद क्या करेंगे, अपने पिछले अपेक्षा जो पढ़े होंगे अधिगम का, उसके व्यवहार में आज पढ़ेंगे तो कुछ तो बदलाव होगा। ठीक है ना, अर्थात परिवर्तन होगा। तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है ना दोस्तों, कहने का मतलब आज हम जो पढ़ रहे हैं जो दोस्तों, तो आप पढ़ कर क्या करेंगे, अपने व्यवहार में तो जरूर चेंजेस जरूर आता होगा। ठीक है, तो जो ये चेंज आ रहा है इसी को कह रहे हैं सीखना, आता है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा आता है कि सीखना जो है एक मानसिक प्रक्रिया था, मेंटल प्रोसेस है। ठीक, तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया इसलिए है दोस्तों, जब हम चीज़ सीख रहे होते हैं तो अपने क्या रखते हैं, माइंड से सीख रहे होते हैं कि हमें अब जो है कि CDP पढ़ना है। ठीक, हमें EVS पढ़ना है, हमें SST पढ़ना है। ठीक है, किसी का होगा मैथ, हमें मैथ पढ़ना है, किसी को साइंस पढ़ना है। तो क्या है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया था, तो एक प्रोसेस है कि हमें ये इसके बाद ये सीखना है, फिर इसके बाद यह सीखना है। ठीक, अब दोस्तों आ जाता है हमारा कि अधिगम जो होता है। ठीक है दोस्तों, जो हम बता रहे हैं यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह आप लोग पढ़ लेंगे तो आप जाकर P/Q लगाएंगे। ठीक है, तो P/Q आपको देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि नहीं आता होगा। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर कर P/Q जरूर लगाइएगा। और मैं मेरा P/Q दोस्तों कुछ दिनों के बाद, मैं 1 तारीख से कह रहा था लाने के लिए, बस कुछ दिनों के बाद मैं जो है कि 2-3 दिन के बाद मैं P/Q आपको अपलोड कर दिया करूँगा CDP का। ठीक है, 2011 से लेकर 2024 तक जितना पूछा है आपका हम करा देंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होता है, आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अधिगम जो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो अधिगम है एक जो है जटिल प्रक्रिया था, कैसी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है ना। तो सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, अर्थात दोस्तों कहने का एक ही मतलब है, जो जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो क्या होती है, हमें आसानी से समझ में नहीं आती। ठीक है ना। कोई अगर अधिगम में आज पढ़ रहा है तो किसी चीज़ को यह कोई जो है कि आसानी से क्या कर रहा होगा, सीख ले रहा होगा, और किसी को क्या हो रही है, परेशानी आ रही होगी। तो सीखना क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों जिसमें लर्नर की एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। कहने का मतलब है दोस्तों, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो जो सीखने वाला व्यक्ति रहता है उसका क्या होता है, उसमें मुख्य भूमिका होती है, अर्थात एक्टिव मतलब सक्रिय भूमिका रहती है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण जो होता है अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होता है, सीख करके सीखना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग पर दृष्टिकोण जो है बेहतर है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, प्रारंभिक कक्षा जब कोई बच्चा 1 से लेकर 5 तक रहता है तो शिक्षण कैसा होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात बच्चा क्या करे, करके सीखे। अर्थात वह क लिख रहा है दोस्तों, तो पहले वह करे। ठीक है ना, क लिखना सीखे, ख लिखना सीखे। जब वह खुद से दोस्तों करके सीखने का मतलब, जब वह दोस्तों खुद से करके सीखेगा तो क्या होगा, अच्छा बेहतर कर पाएगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है हमारा दोस्तों कि अधिगम के लिए, ठीक है, क्या कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, भागीदारी का मतलब दोस्तों लर्निंग के लिए सामाजिक व्यवहारों अवसरों में, मतलब कहने का मतलब जैसे दोस्तों 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, उसमें क्या करना चाहिए, स्कूल को जो है कि उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे पार्टिसिपेट करने से दोस्तों अगर कोई जो है कि महात्मा गांधी बनता है, कोई सुभाष चंद्र बोस बनता है या भगत सिंह बनता है, उससे बच्चे क्या करेंगे, देखकर हमारे सीखेंगे कि गांधी जी ने हमारे लिए
क्या किया था, हमारे देश के लिए क्या किए थे, भगत सिंह क्या किए थे। 3 अवसरों में अगर विद्यालय साझेदारी लेता है दोस्तों, तो क्या होता है, छोटे बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं, देखकर सीखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों विद्यालयों को क्या करना चाहिए, सामाजिक अवसरों में भागीदारी लेना जरूर चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है कि अधिगम जो होता है मुख्य रूप से एक सामाजिक जो है प्रक्रिया अर्थात सोशल प्रोसेस है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया अर्थात सोशल प्रोसेस इसलिए है कि सामाजिक में दोस्तों सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, ठीक। फिर अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है ना। फिर अपने दोस्त यार से सीखता है, ठीक है ना। तो जो होता है दोस्तों अधिगम एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थात करने का मतलब एक सोशल प्रोसेस है। इसलिए कि बच्चा जब छोटा रहता है तो किससे सीखेगा, अपने सबसे पहले प्राथमिकता है कि बच्चा प्राथमिकता है कि किससे सीखता है, परिवार से सीखता है, फिर अपने वातावरण से सीखता है, ठीक है ना। तो यही है कि अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है कि अधिगम जो है प्रक्रिया मतलब लर्निंग प्रोसेस जो है में एरर, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन होना क्या है, प्रासंगिक, रेलिवेंट है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों जब बच्चा छोटा रहता है, अगर वह क लिखना सीख रहा है, ठीक है ना, और क्या कर रहा है, क लिखना सीख रहा है, तो उससे क्या है, एरर मतलब मिस्टेक, उससे क्या होंगी, गलतियां होंगी, और उसमें क्या होगा, मिसकंसेप्शन मतलब भ्रम की स्थिति उसमें जरूर आएगी कि सही है कि गलत है। अगर बच्चा दोस्तों मिस्टेक करेगा, अपनी गलतियों को कर कर सीखेगा, तो वही बच्चा क्या करेगा, अच्छा है। अर्थात एरर जो है बच्चों की जो गलतियाँ किए रहते हैं उनको क्या करना है, गलत नहीं मानना, उनको सही मानना है, ठीक है ना। अगर बच्चे गलती कर कर करके करके सीखेंगे तो क्या कर लेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो अर्थात कहने का मतलब अधिगम जो है में एरर, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन होना क्या है, प्रासंगिक है, अर्थात ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों आ जाता है कि यह टीचिंग लर्नर प्रोसेस का एक भाग है। कहने का मतलब दोस्तों जो हमारा गलतियां होती हैं वह क्या है, हमारी टीचिंग मतलब लर्निंग की क्या है, एक प्रोसेस का भाग है, ठीक है। जिसमें लर्नर मतलब अधिगम करता की चिंतन प्रक्रिया अर्थात थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों जब कोई बच्चा जो है किसी चीज़ को लिखेगा, अगर वह गलती कर रहा है तो उसकी क्या है, चिंतन प्रक्रिया है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे लिख रहा है, उसकी थॉट क्या है, उसको क्या कर सकते हैं, एक सीख सकते हैं। तो टीचर को क्या करना है, टीचर के लिए कैसी है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक क्या हुआ, भाग हुआ। जैसे दोस्तों अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वह क लिख रहा है, ठीक है ना, यदि ख लिख रहा है, अगर वह लिख नहीं पा रहा है और मिस्टेक कर रहा है, अगर वह लिखेगा तब उसको टीचर क्या करेंगे, टीचर जानेंगे कि इसकी थॉट क्या है, अगर कैसे गलतियां कर रहा है, अगर उस गलतियों को पहचानेंगे तभी जाकर उसको क्या करेंगे, सिखा पाएंगे। तो अधिगम क्या है, एक लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है हमारा दोस्तों, ठीक है, कि बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स और बच्चों, ठीक है, नहीं, बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स कामा बच्चों और वयस्कों एडल्ट के चिंतन में गुणात्मक क्या है, भिन्नता है, अर्थात क्वालिटी जो है डिफरेंस की भी बताती है। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों जब हम लोग जीन प्याजे पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि बच्चे होते हैं और जो वयस्क होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो चिंतन प्रक्रिया जो सोचने की सेम रहती है। अर्थात मात्रात्मक और परिणात्मक राब से क्या आती है, सेम रहती है। जो है कि आप सोचेंगे वही बच्चा भी सोचेगा, ठीक है ना। सोचने की प्रक्रिया क्या होगी, दोनों की सेम होगी। बस दोस्तों गुणात्मक भिन्न मतलब क्वालिटी मतलब जो उसमें गुण होगा, अर्थात बच्चे का सोचने का नज़रिया कुछ और होगा, उसमें कुछ और निकालेगा सोचकर, और बड़ों का सोचने का नज़रिया मतलब सेम रहेगा, बस उसमें गुणात्मक मतलब जो गुण रहेगा सोचने का, मतलब इसमें क्या गलत है क्या सही है वह क्या होगा, भिन्न रहेगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों अगर हम जो है किसी चीज़ को अगर अगर सोच रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है ना, हम भी वही सोचेंगे, बच्चा भी वही सीखेगा सोचेगा, ठीक है ना, दोनों लोग वही सोचेंगे। बट जो सोचने का गुण होगा, जो परिणाम निकल कर आएगा उसका जो है कि जो दोस्तों वह क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है ना। बच्चा उस किसी के बारे में कुछ मतलब उसके कुछ और बारे में सोचेगा कि इसमें क्या गलतियां क्या नहीं, टीचर क्या करेगा उसका, तो उसके जो गुण होते हैं दोनों क्या होंगे, अलग होंगे, अर्थात क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, अलग होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है कि सार्थक अधिगम जो है मीनिंगफुल लर्निंग में
विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिटिक अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर लर्निंग अर्थात सार्थक लर्निंग में दोस्तों मीनिंगफुल लर्निंग मतलब कोई चीज़ जो है कि सार्थक मतलब सही होनी चाहिए, उसमें क्या है विश्लेषण अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग की समस्या क्या होती है रहती है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा दोस्तों कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, क्या है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूं दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा जो लोग नए आए हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों तक ये जो कि ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, ठीक है, जिससे अगर कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा होगा तो वह वीडियो को देखकर थ्योरी से समझकर अपना PY क्वेश्चन करेगा। दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी को सीटेट, ठीक है, सीटेट से रिलेटेड और हिंदी, ठीक है दोस्तों, हिंदी और सीटेट से रिलेटेड यह वीडियो आप लोगों को जो है कि हम बनाते हैं, ठीक है ना। अर्थात टीचिंग के लिए हम लोग टीचिंग के लिए हमारे चैनल पर जितने भी सारे जो वीडियो आते हैं टीचिंग के लिए आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई बच्चा हिंदी पढ़ रहा होगा तो वह ऑल कंपटीशन किसी भी कंपटीशन में बैठेगा तो हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी के वीडियो के माध्यम से वह पढ़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर दोस्तों कि अधिगम जो होता है, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे दोस्तों स्टूडेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, स्टूडेंट से रिलेटेड जैसे दोस्तों फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना, मेंटल डेवलपमेंट, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस लेवल अर्थात मेंटल एबिलिटी, ठीक, अर्थात दोस्तों जो चारों का कहने का मतलब है जो चारों पॉइंट है, अर्थात बच्चे में दोस्तों फिजिकल अर्थात उसकी शारीरिक जो है कि विकास नहीं रहा होगा दोस्तों तो वह कैसे सीखेगा, ठीक, मेंटल मतलब मानसिक प्रक्रिया, मानसिक विकास, ठीक है दोस्तों, अगर बच्चे में मानसिक विकास नहीं होगा तो वह चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तीसरी दोस्तों बात कि इंटरेस्ट, अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों वह क्या करेगा उसमें वह किस चीज़ नहीं सीख पाएगा। अगर आज आप लोगों को अधिगम सीख रहे हैं लर्निंग, अगर इसमें आप लोगों का क्या होगा इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इंटेलिजेंट लेवल अर्थात मेंटल एबिलिटी क्या होना चाहिए, यह बच्चों में हाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों आता है मोटिवेशन लेवल, ठीक है ना, मोटिवेशन लेवल, ठीक है, और इमोशनल अर्थात संवेग। दोस्तों अगर बच्चे का लेवल मोटिवेशन लेवल कहने का मतलब दोस्तों अगर बच्चों में यह मोटिवेशन आंतरिक रूप से नहीं रहेगा कि हमें आज अधिगम सीखना है तो वह नहीं सीख पाएगा। अगर वह दोस्तों और इमोशनल रूप से जुड़ा नहीं रहेगा तो वह नहीं सीखता है, ठीक दोस्तों। पॉजिटिव इमोशन जैसे आशा, होप, हर्ष, स्नेह, ठीक है ना दोस्तों, अर्थात पॉजिटिव इमोशनल कहने का मतलब अगर यह बच्चा इस चीज़ से सीखेगा कि नहीं आशा है कि मैं इससे पास कर लूँगा, हर्ष रहेगा, इससे स्नेह रहेगा, तभी सीखता है, ठीक। एक होता है दोस्तों निगेटिव इमोशन, ठीक, जैसे डर, चिंता, बोरियत। अगर बच्चा किसी सीटेट को लेकर अगर निगेटिव थिंकिंग बना लेता है कि मैं सीटेट में फेल हो जाऊंगा, चिंता कर रहा है दोस्तों, तो क्या है वह नहीं पास होगा, क्या है उसके अंदर निगेटिव इमोशन घुस गया है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका कल्चर जो है कि क्या कल्चर कंटेंट अर्थात सांस्कृतिक संदर्भ होना क्या है बच्चों में जरूरी है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा आता है हमारा दोस्तों टीचर से रिलेटेड, ठीक है ना, तो टीचर से रिलेटेड है दोस्तों कि विषय का एक ज्ञान अर्थात सब्जेक्ट नॉलेज। कहने का मतलब है दोस्तों अगर कोई टीचर है उसे क्या होना चाहिए अपने विषय का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे अपने मतलब विषय का नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा बच्चों में इंटरेस्ट नहीं जगा पाएगा, ठीक। फिर दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस का एक ज्ञान जो है चाइल्ड सेंटरेड पर फोकस होता है, अर्थात दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का एक ज्ञान जो है व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है बच्चों पर क्या करना चाहिए वह महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें एक्टिव इंटरेस्ट बच्चा क्या होना चाहिए अपने से सक्रिय रूप से जो है उनकी उसमें भागीदारी होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। गुड टीचिंग मेथड अर्थात जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अगर अच्छा जो है कि टीचिंग मेथड आएगा तभी क्या करेगा अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। फिर पेडागॉजिकल जो अप्रोच अर्थात शिक्षा शास्त्रीय उपागम उसके अंदर टीचर के अंदर एक होना चाहिए कि हम बच्चों को शिक्षा शास्त्र के माध्यम से अप्रोच के माध्यम से हम उसको कैसे समझा पाएंगे, ठीक है दोस्तों।
फिर दोस्तों हमारा तीसरा आता है, ठीक है, हमारा दोस्तों तीसरा आता है, ठीक है, तीसरा है हमारा दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर कोई बच्चा जो है अधिगम करते वक्त जो है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं रहेगा तो वह नहीं सीख पाएगा। जैसे स्कूल का इन्वायरमेंट, अगर दोस्तों स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चा क्या करेगा, आराम से किसी चीज़ को सीख लेगा। अगर वह अच्छा नहीं है तो वह क्या करेगा, नहीं सीख पाता है। ठीक, जैसे दोस्तों क्लास का इन्वायरमेंट, ठीक है ना, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अर्थात सहयोगात्मक होना चाहिए, कोलिब्रेटिव अर्थात, और वह सकारात्मक होना चाहिए। अर्थात सहयोगात्मक मतलब दोस्तों एक दूसरे से क्या हो, अच्छे से जुड़कर सीख सकें। ठीक, फिर दोस्तों इसमें होना चाहिए फैमिली इन्वायरमेंट। अगर दोस्तों आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी फैमिली जो है कि ठीक नहीं है, ठीक है, फैमिली का इन्वायरमेंट मतलब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपकी फैमिली अच्छी आपका सपोर्ट करती है तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव थॉट आएगा कि हाँ हम जल्दी से पास कर जाएंगे। अगर आपकी जो है कि फैमिली इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, आप लोगों को कुछ ना कुछ कहती है, तो क्या होगा, निगेटिव थिंकिंग आएगा। तो इसलिए दोस्तों फैमिली का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए इस एक बच्चे के लिए। ठीक है दोस्तों, आप कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों कहने का मतलब है कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से क्या होती है, सहभागिता द्वारा जो है कौशलों और ज्ञान का जो है अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। अधिगम में क्या करना चाहिए, सहभागिता मतलब एक दूसरे से क्या करना चाहिए, सहयोग। अगर बच्चा एक दूसरे से कर सहयोग के द्वारा सीखेगा तो क्या करेगा, वह भाषा को क्या करेगा, किसी चीज़ को जो है कौशल को जल्द से जल्द सीख पाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक जो है समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित अर्थात इंक्रीजिंग करना चाहिए। अर्थात कहने का दोस्तों सार्थक लर्निंग के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, किसी भी समस्या पर एक ही प्रकार से समस्या को सॉल्व करने की विधि नहीं बतानी चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, विविध तरीकों से क्या करना चाहिए, उस समस्या को जो है कि क्या करना है, तरीकों से विचार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए किसी चीज़ की समस्या है किसी बच्चे के गांव में, अगर उसको एक तरीके से हमें क्या करना है, नहीं बताना, उसके विचार को क्या करना है, विविध अलग अलग तरीके से सोचने को बचाना, उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, जिससे क्या करेगा, बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों जो अधिगम होता है, अधिगम अधिक जो है कि सार्थक और प्रभावशाली होता है। सार्थक मतलब दोस्तों जो कि मीनिंगफुल लर्निंग अर्थात किसी का अर्थ होना चाहिए। ठीक, अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो। कहने का मतलब दोस्तों अगर अधिगम तब जो है कि सार्थक और प्रभावशाली होगा जब बच्चा क्या करेगा, स्वनिर्देशित मतलब खुद से जो है कि कर सीखेगा, सेल्फ, खुद से, कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तो क्या होगा, वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है ना दोस्तों, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी लर्निंग के लिए दोस्तों शिक्षार्थियों को क्या होना, अपने आप में खुद से किसी चीज़ में क्या करना, पार्टिसिपेट करना, जो है कि भागीदारी लेना क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा दोस्तों अधिगम वक्र। क्या आता है, अधिगम वक्र। ठीक है ना, ठीक है, अधिगम वक्र में दोस्तों हम सीखेंगे, ठीक है, कि जब अधिगम को मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि की किसी माध्यम द्वारा ग्राफ ईटीसी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, अधिगम वक्र ऐसे दोस्तों, मान लीजिए किसी सीखने को हम क्या करें, मात्रा द्वारा या प्रभाव या क्षमता आदि के किसी माध्यम द्वारा क्या करें, ग्राफ पर क्या करें, प्रदर्शित कर दें, तो वही क्या था, अधिगम वक्र। ठीक, इसमें दोस्तों अधिगम की न्यूनता एवं अधिकता का या शून्य स्थिति का क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, कि बच्चा क्या करता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, वह क्या हो, उसका क्या हो, ग्राफ पर जो है कि उसकी क्षमता को जो है कि दर्शा दिया जाए। ठीक है ना, यह हो गया अधिगम वक्र। इसमें दोस्तों किसी का सीखने का क्षमता ज़्यादा होती है, किसी का कम होता है, तो उसी को क्या होते हैं, अधिगम पर दर्शाया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों अधिगम वक्र होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितना, अधिगम वक्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे हमारा पहला है दोस्तों सरल रेखी वक्र अर्थात स्ट्रेट लाइन कर्व।
ठीक है। अर्थात दोस्तों इसमें सीखने की गति क्या होती है, एक समान होती है। कैसी होती है, इसमें सीखने की गति जो होती है दोस्तों क्या होती है, एक समान होती है। ठीक, अर्थात बच्चा जब सीखेगा तो एक लगातार ऐसे ऐसे सीखता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा आज 1 घंटा पढ़ रहा है, कल भी 1 घंटा, कल आज 2 घंटा पढ़ रहा है तो कल 2 घंटा, अर्थात आज 3 घंटा पढ़ रहा है तो कल 3 घंटा, अर्थात तो सीखने की गति क्या होगी, एक ऐसे समान होगी। ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों हमारा उनतोत्तर वक्र। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, सीखने की गति जो है, गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई बच्चा है वह सीखेगा, पहले क्या करेगा, बहुत स्पीड से सीखेगा, फिर एक पॉइंट पर जाकर क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे नीचे धीरे धीरे आ जाएगा, अर्थात उसकी सीखने की गति कम हो जाएगी। जैसे आज कोई बच्चा है वह 4 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, आज जो है 4 घंटा, कल 5 घंटा, फिर दोस्तों कल 7 घंटा, धीरे धीरे जब वो उच्चतम बिंदु पहुंच जाएगा तो उसकी सीखने की जो गति होती है स्लो हो जाएगी, तो वह 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अर्थात बच्चा क्या करेगा, पहले बहुत तेजी से सीखेगा, जब उच्चतम बिंदु पर चला जाएगा तो उसके सीखने की गति धीमी हो जाती है, फिर नीचे ग्राफ आ जाता है। ठीक, तो उसकी गति क्या होती है, उन्नोत्तर, उसको कहते हैं उन्नोत्तर वक्र। ठीक है। फिर आता है हमारा दोस्तों तीसरा नतोत्तर अधिगम वक्र। ठीक है। इसमें दोस्तों शुरू में सीखने की गति जो कैसी होती है, गति धीमी होती है दोस्तों। ठीक है, धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है और उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ती चली जाती है। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा है तो उसका क्या है दोस्तों, पहले उसकी सीखने की गति क्या होगी, धीमी रहेगी, फिर अगर वह उच्चतम बिंदु पर चला जाएगा तो उसको सीखने की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। देखिए कोई बच्चा पहले सीखता है धीरे धीरे, जब उच्चतम बिंदु पर चला जाता है तो उसको सीखने की गति क्या होगी, तेज होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा आता है हमारा दोस्तों मिश्रित अधिगम। कैसा अधिगम, मिश्रित अधिगम। ठीक है दोस्तों, मिश्रित अधिगम वक्र है, इसमें शुरू में गति क्या होती है अधिगम की, तेज होगी या तो धीमी होगी, फिर अंत में भी अधिगम की गति क्या होगी दोस्तों, तेज होगी या तो धीमी होगी, दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक, अर्थात यह वक्र दोस्तों, वक्र उन्नोत्तर वक्र अधिगम व नवतोत्तर अधिगम अधिगम का मिला जुला क्या होता है, रूप होता है। मान लीजिए कोई बच्चा पहले दोस्तों क्या करेगा, तेज सीखेगा, फिर स्लो सीखेगा, फिर उच्चतम बिंदु पर जाएगा, तेज सीखेगा, फिर स्लो सीखेगा, तेज सीखेगा, स्लो सीखेगा, तो इसमें क्या होगा, मिश्रित अधिगम रहता है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आता है एक अधिगम पठार तथा लर्निंग प्लेटिट्यूड। ठीक है ना, अधिगम पठार ये होता है दोस्तों, इसमें जो होता है सीखने की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, अर्थात उसमें ना तो दोस्तों क्या होता है, ना तो उन्नति होती है ना तो अवनति होती है। ठीक है ना, अर्थात जो है अधिगम पठार में दोस्तों अधिगम की गति क्या हो जाती है, 0, अर्थात कहने का मतलब दोस्तों अधिगम पठार में बच्चे की सीखने की गति ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है। ठीक है ना, वह अर्थात वहीं 0 पर रहता है, अर्थात कोई सीख रहा है तो यहीं है, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, क्या होगा, एक यहीं पॉइंट पर एक ही जगह रहेगा, अर्थात उसकी सीखने की गति क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा अधिगम अधिगम स्थानांतरण। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ टीचिंग लर्निंग दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण होता है दोस्तों कि जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम जो है, सीखा हुआ कौशल या तो काम दूसरे सीखने के कौशल काम को क्या करे दोस्तों, प्रभावित करता है, तो दोस्तों तो सीखने का क्या है, स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, अगर ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया में क्या है, को प्रभावित करता है, तो क्या हुआ, अधिगम सीखने का स्थानांतरण हुआ। जैसे दोस्तों आप आज जो है कि साइकिल चला रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई साइकिल चलाता है, उसमें भी 2 आगे 2 पीछे रहता है, अगर वह साइकिल चला रहा है, अगर साइकिल चलाने की जो कि उसकी जो सीखा हुआ कौशल है साइकिल चलाने का, अगर वह बाइक या तो स्कूटी मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, उसकी स्कूटी चलाने में क्या हुआ, जो क्या है उसको प्रभावित कर रहा है, अर्थात सीखने में उसका क्या कर रहा है, सीखने में सहायता कर रहा है, इसी को कहते हैं दोस्तों अधिगम स्थानांतरण। और मान लीजिए यही कहने का उल्टा हो जाए दोस्तों, अगर कोई जो है कि कार चालक है, ठीक है ना, कार चालक है दोस्तों, अगर वह कार चलाता है, ठीक, अगर वह बस चलाने लगे, ठीक है ना, अर्थात
कोई बस ही चालक पहले बस चला रहा है, ठीक, फिर वह छोटी चार चार मतलब 4 व्हीलर चलाने लगे, तो जो उसका पहले का सीखा हुआ कौशल है मतलब बस चलाने का, क्या है, उसको कार चलाने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। तो इसी को कहते हैं प्रभावित कर रही है, तो इसी को कहते हैं सीखने का हस्तांतरण। जो हमारा पहले सीखा हुआ कौशल होता है दूसरे काम में क्या करे, हेल्प कर दे, तो इसी को सीखने का हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हस्तांतरण जो होता है वह क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। कितना, 4 प्रकार का होता है, ठीक। जैसे पहला है दोस्तों हमारा क्या है, धनात्मक हस्तांतरण, ठीक है ना। धनात्मक हस्तांतरण वह है दोस्तों कि धनात्मक हस्तांतरण जो होता है पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को क्या करता है, सीखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। दोस्तों कहने का मतलब है किसी कार्य की करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में क्या करे, सहायक होता है, तो उसे सीखने का धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आप जो कि पिछले आपका ज्ञान हो या तो अनुभव हो, कोई प्रशिक्षण हो, कोई नई बात हो, अगर सीखने के लिए किसी दूसरे काम में क्या करे, वह सहायता कर दे, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव लर्निंग अर्थात धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका है कि हिंदी भाषा का ज्ञान जो होता है संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है, प्रदान करने के कारण क्या है, धनात्मक हस्तांतरण कहलाता है, ठीक। मान लीजिए कोई हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी का उसको ज्ञान है और वह क्या हो रहा है, संस्कृत सीखने में वह भाषा क्या कर रही है, उसकी सहायता कर रही है, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ लर्निंग, ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा आता है ऋणात्मक हस्तांतरण अर्थात निगेटिव जो है कि ट्रांसफर, अर्थात किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब एक दूसरे कार्य को क्या करे, एक दूसरे कार्य में क्या हो, घातक हो, ठीक है, तब सीखने की जो है ऋणात्मक हस्तांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में क्या है, बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक हस्तांतरण कहते हैं। कहने का मतलब एक ही हुआ दोस्तों कि अगर आपके पिछले ज्ञान अनुभव जो है वह किसी दूसरे चीज़ को सीखने में, किसी मान लीजिए अगर कोई बस चालक है, उसका पहले का अनुभव है बस चलाने का, अगर वह कार चलाने में उसका क्या करे, सहायता प्रदान न करे, उसमें घातक महसूस हो अर्थात वह चला ना पाए, तो उसको कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर अर्थात ऋणात्मक हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अर्थात क्या करे, उसमें बाधक उत्पन्न हो, ठीक है ना, वह चला ना पाए। फिर आता है हमारा दोस्तों तीसरा शून्य हस्तांतरण। इसमें कहता है दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व ज्ञान या अनुभव ना तो सहायता प्रदान करे ना ही क्या हो, बाधक होता है, तो वहाँ पर अधिगम का शून्य हस्तांतरण पाया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर कोई हमारे पास पूर्व अनुभव हो, ठीक है, ना तो हमारी क्या कर रहा है, आगे सीखने में किसी चीज़ की सहायता कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, बाधक बन रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हस्तांतरण हो जाएगा, ठीक। फिर दोस्तों हमारा आता है क्षैतिज हस्तांतरण, ठीक है ना। क्षैतिज हस्तांतरण में होता है दोस्तों जब किसी स्तर पर अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति एक के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान स्थिति में करता है, तो उसको क्या कहते हैं, समान स्थिति में किया जाता है, तो सीखने की गति का क्षैतिज हस्तांतरण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यह हुआ, क्षैतिज हस्तांतरण उसे कहते हैं कि गणित में जोड़ घटाने के प्रश्न को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप मैथ पढ़े होंगे 4+5 अर्थात 9, ठीक है ना, अब यही चीज़ आपको क्या करे, विज्ञान आप सीख रहे हैं उसमें भी आप करे 4+5 अर्थात 9, क्या हो, सीखने की गति क्या हो दोस्तों, एक क्या हो, समान हो, ठीक है ना। कैसी हो दोस्तों, दोस्तों कहने का मतलब सीखने की गति लगभग क्या हो, एक समान स्थिति में हो, ठीक है ना, उसमें क्या हो, कुछ बदलाव ना हो। जैसे आज हम 4+5 पढ़ रहे हैं मैथ में, हम कल जाकर विज्ञान में भी वही पढ़े अर्थात समान पढ़े, इसको कहते हैं क्षैतिज हस्तांतरण, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कुछ आ जाता है शिक्षण के स्तर अर्थात लेवल ऑफ टीचिंग, टीचर का शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षण के स्तर को दोस्तों कितने भागों में, 3 स्तरों में बांटा गया है, कितने, 3 स्तरों में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे पहला है दोस्तों स्मृति स्तर अर्थात
मेमोरी लेवल। दोस्तों स्मृति लेवल मेमोरी लेवल जो है यह हर्बर्ट ने दिया था। किसने? यह हर्बर्ट दिए थे, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया दोस्तों इस स्तर में बच्चे के क्या है, रटने पर बल दिया जाता है। स्तर बताता है, मेमोरी लेवल पर क्या होता है, बच्चों के रटने पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे क्या है, निचला स्तर है। कैसा है स्तर? निचला स्तर है, ठीक है। और दोस्तों इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल क्या है, ज्ञान जो है प्राप्त करना है, ना कि ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है ना। जो स्मृति लेवल है दोस्तों वह क्या है, रटने पर बल देती है और वह करती है सिर्फ किसी चीज़ को क्या करना, ज्ञान ग्रहण कर लेना। मतलब यह क है, हम बस क जान गए कि यह क है, बस ज्ञान ग्रहण करना है। और जो यह स्मृति लेवल होता है दोस्तों, कैसी, ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। कितने? छोटी कक्षाओं के लिए होता है, ठीक। दूसरा आता है दोस्तों समझ बोध स्तर अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल यह है दोस्तों, क्या है, यह समझ बोध स्तर जो किसने दिए थे, मोरिसन ने दिया था। किसने? मोरिसन ने दिया था, ठीक। समझ बोध स्तर में क्या होता है दोस्तों, जो यह स्तर होता है, ठीक है ना, यह कुछ क्या होता है, ऊंचा होता है। स्मृति स्तर से क्या होता है, कुछ ऊंचा होता है, ठीक। इस स्तर में दोस्तों रटने के बजाय, ठीक है ना, ज्ञान को क्या है, अच्छी तरीके से समझाने पर बल दिया जाता है। समझ बोधन में स्तर क्या होता है, स्मृति लेवल से कुछ ऊपर होता है। इसमें रटने के बजाय क्या होंगे, समझाएंगे कि यह चीज़ कैसे होगी, कैसी नहीं होगी, ठीक। इस स्तर में बच्चों को क्या होता है दोस्तों, ज्ञान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। या नियम या तो सिद्धांत बताए जाते हैं। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है दोस्तों, बच्चों को क्या बताएंगे, नियम। किसी चीज़ को क्या बताएंगे, मान लीजिए क सीखना है तो क पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, इसका क्या करेंगे, नियम बताएंगे, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग में बताया जाता है, ठीक। और इस तरीके के प्रदान किए जाते हैं, अर्थात नियम और सिद्धांत बताकर बताया जाता है, ताकि बच्चा उनका क्या करे, व्यवहारिक प्रयोग कर सके, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है दोस्तों चिंतन स्तर, ठीक है ना। चिंतन स्तर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर होता है। क्या होता है, चिंतन स्तर जो होता है वह अधिगम का जो है कि कैसा स्तर होता है दोस्तों, सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, ठीक। और इसमें दोस्तों इस स्तर में बच्चों को जो है क्या होता है दोस्तों, बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास को पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम और सिद्धांत आदि की जानकारी क्या होती है, दी जाती है। फिर उन्हें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर दिए जाते हैं। चिंतन स्तर में दोस्तों क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। इसमें नियम और सिद्धांत तो बताएंगे, नियम और सिद्धांत बताने का स्तर देने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, चिंतन स्तर का क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और निष्कर्ष निकालने के लिए, इसमें क्या गलत है क्या सही है सोचने के लिए क्या कर देते हैं, अवसर दिए जाते हैं। किसमें? चिंतन स्तर में, ठीक है दोस्तों। यह था हमारा 3 स्तर। एक होता है हमारा दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग। दोस्तों 1 नंबर का इसमें सीटेट में से आ जाता है, ठीक। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का क्या होता है, छोटा सा प्रारूप है। क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षण का क्या है, छोटा सा प्रारूप है, जिसमें क्या होता है क्लास में जो है शिक्षण प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास जो है एलन महोदय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया था, एलन महोदय, ठीक है ना। जब आपसे पूछे सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था, तो एलन महोदय, ठीक है दोस्तों। और यह होता है जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, यह क्लास में जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है उसका एक छोटा सा प्रारूप है कि उसको कैसे किया जाता है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण स्तर में कम समय से अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है क्लास में, कम समय में उसको निपुणता अधिक जो है, दक्षता मतलब कितनी निपुणता है, यह प्रदान किया जाता है, ठीक। दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण है वह शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों शिक्षकों के लिए होता है कि वह कैसे उनका कौशल का विकास किया जा सके, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वर्णन कौशल और प्रवाह का कौशल। अर्थात शिक्षण बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है।
सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया दोस्तों ठीक है। इसमें जैसे पहला पाठ योजना निर्माण करना। एक टीचर का काम क्या है, सबसे पहले क्या करना, पाठ योजना निर्माण करना। ठीक, पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा कि हमें आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। जैसे आज हमारा था अधिगम, तो हमें क्या करना था, पहले पाठ योजना निर्माण करना था कि हमें क्या पढ़ाना है, आज बच्चों को पहले क्या पढ़ाना है, जो लर्निंग पढ़ाना है। ठीक, फिर दोस्तों क्या होगा, कक्षा शिक्षण होगा। ठीक है, अर्थात पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। क्या करेगा, शिक्षण कराने के लिए 6 मिनट का रिजर्व समय दिया जाएगा। पाठ योजना के बाद क्या करेगा, कक्षा शिक्षण में क्या करेगा, बच्चों आकर क्या करेगा, पढ़ाएगा। जैसे हम पहले पाठ योजना बनाए और आकर हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जाता है तीसरा दोस्तों, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। फीडबैक जो है कि देने के लिए कितना, 6 मिनट। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वह जो कि छोटा सा एक प्रारूप है शिक्षण के लिए। ठीक है ना, शिक्षकों के लिए, कि शिक्षक पहले क्या करेगा, पाठ योजना बनाएगा, फिर आकर अपने क्लास में पढ़ाएगा, फिर उसको क्या करेगा, फीडबैक लेगा कि हाँ, पता चलेगा कि जो शिक्षक था उसको क्या जो शिक्षण करने की योग्यता अच्छी है कि नहीं है, उसके बच्चों के द्वारा से माध्यम से पता चलता है। तो किसके माध्यम से होता था, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से पता चलता है। ठीक, इससे एक क्वेश्चन दोस्तों आप उठाकर देख लेंगे, PY क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। ठीक है, फिर दोस्तों यही प्रक्रिया चलती है। फिर कोई आएगा, फिर पाठ योजना बनाएगा, इसमें उसको 12 मिनट दिया जाएगा। फिर पुनः दोस्तों इसमें क्या होगा, शिक्षण के 6 मिनट दिए जाएंगे। फिर पुनः जो है कि प्रश्नपुष्टि के 6 मिनट, अर्थात 36 मिनट हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों क्या होगा, पुनः फिर दोस्तों टीचर कोई आएगा, पाठ योजना बनाएगा, उसमें उसको 12 मिनट दिया जाएगा पाठ योजना बनाने के लिए। फिर पुनः कक्षा शिक्षण के लिए पढ़ाने के लिए उसको 6 मिनट दिया जाएगा। फिर पढ़ाने के बाद उससे क्या होगा, 6 मिनट बाद उसके बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में दोस्तों हमारा था अधिगम को कैसे सीखते हैं, अधिगम क्षमता, टीचर लेवल कैसा होना चाहिए कि पढ़ाने का तरीका। फिर हम पढ़े थे आप लोग को सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है दोस्तों, आज इस एक वीडियो में हमारा 4 टॉपिक क्लियर हो गया। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार दोस्तों कहते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।